हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, हमारे आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जीके के, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप भी मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आप भी फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना और उसका टिक लगाना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है, और मैं भी आपको आंसर बताऊँगा। तो आप लास्ट में चेक करना है कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है। ऑप्शन ए है आपका भोपाल, बी दिया हुआ है कानपुर, सी दिया हुआ है लखनऊ और डी दिया आपको इलाहाबाद। तो अपना आंसर टिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भोपाल में आपकी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी दी आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी दी आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी दी आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिली अर्जन सिंह का जो नाम है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ठीक है, बिली अर्जन सिंह जो है इनका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी घाट, बी दिया हुआ पूर्वी घाट, सी दिया आपको हिमालयन क्षेत्र और डी दिया आपको गंगा जमुना का मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो माधव गाडगिल पैनल है इसने पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। ठीक है, पश्चिमी घाट कौन सा है आपका, जो आपका मुंबई, गोवा, केरल वगैरह के जो क्षेत्र आते हैं आपके, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र है। ठीक है, इसको पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव किसने दिया है, माधव गाडगिल पैनल ने। ध्यान रखना ये बात भी, माधव गाडगिल पैनल ने दिया है ये महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आपका युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, बी डी आपको पर्यावरणीय कानून बनाना, सी डी आपको पर्यावरण संरक्षण और डी दिया हुआ आपको ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय हरित कोर है आपकी, उसके क्या क्या उद्देश्य है आपको ध्यान रखना है। पहला उद्देश्य है आपका युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। ठीक है, जो युवा है हमारे भारत देश के, उनको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जागरूक करना, उन्हें बताना। ठीक, दूसरा आपको पर्यावरणीय कानून बनाना, तीसरा आपको पर्यावरण संरक्षण। ठीक, कि पर्यावरण का आपको संरक्षण करना है और उसके लिए कुछ कानून, कुछ रूल्स आपके बनाना, ये आपके राष्ट्रीय हरित कोर के उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई। ऑप्शन ए है आपका नागोया प्रोटोकॉल, बी दिया आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी दिया आपको जेनेवा प्रोटोकॉल और डी दिया आपको क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आपका ओजोन डे मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना। ओजोन डे मनाने की घोषणा आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठक की। ऑप्शन ए है आपका 1950, बी डी आपको 1952, सी डी आपको 1955 और डी डी आपको 1958। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन 1928 तक सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठक की थी। ठीक है, ध्यान रखना 1958 से पहले सुप्रीम कोर्ट जो थी आपकी संसद भवन में अपनी बैठक किया करती थी। बाद में वर्तमान परिसर यानी कि आपका दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ इसकी बैठक स्टार्ट हो गई है। ठीक, उसके पहले आपका 1958 के पहले संसद भवन में अपनी बैठक किया करती थी। तो ध्यान रखना वर्ष 1958 तक सुप्रीम कोर्ट आपकी संसद भवन में बैठक करती थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार है। ऑप्शन ए है आपका 27, बी दिया हुआ है आपको 28, सी दिया हुआ है आपको 29 और डी दिया आपको 30। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। ठीक है, जो सभी आपके अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में जो शामिल अधिकार है उनका प्रयोग करने के हकदार है। ठीक है,
ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। ऑप्शन ए है आपका लोकसभा, बी दिया हुआ है राज्यसभा, सी दिया आपको भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग, और सी दिया आपको अंतर्राज्यीय परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राज्यसभा है आपकी, ये भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत करने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को, ना कि लोकसभा को। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और सभी बच्चे लोकसभा टिक करते हैं, जो कि गलत आंसर है इसका सही आंसर है आपका राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत आपकी राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। ए दिया आपको 5 वर्ष और 5 वर्ष, बी दिया आपको 3 वर्ष, सी दिया आपको 3 वर्ष और 5 वर्ष, डी दिया आपको 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 वर्ष और 3 वर्ष। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके अनुसार राज्य परिषद की जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का होता था, और जो विधानसभा परिषद का कार्यकाल था वो 3 वर्षों का होता था। ठीक है, कोई सदस्य चुना गया है तो 5 वर्षों तक राज्य परिषद में रहेगा और 3 वर्षों तक विधान परिषद में इसका कार्यकाल होता है। तो ध्यान रखना, इसे 1919 के अनुसार इस तरह से आपका कार्यकाल घोषित किया गया था। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी है आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या फिर डी दिया आपको हाई कोर्ट का न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लायक हो वही आपका भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो उसी व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता होती है उसके पास में। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ऑप्शन ए है आपका नाभिकीय कचरा, बी दी आपको आक्रामक विदेशी प्रजातियां, सी दी आपको संशोधित जीवित जीव, और डी दी आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव। जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये संशोधित जीवित जीव सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है आपका ये संशोधित जीवित जीव के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ आपको जलवाष्प, सी दिया आपको सल्फर डाइऑक्साइड, और डी दिया आपको ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है उसमें आपकी जलवाष्प पहले नंबर पे आती है। ठीक है, जलवाष्प आपकी विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ये सभी गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस ही है, पर सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है विश्व में वो आपकी जलवाष्प है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका क्लोम गोलाणु रुणता, बी दी आपको प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, सी दी आपको मोसोथेलियोमा, और डी दी आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्लोम गोलाणु रुणता है ये आपकी कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर, इस बीमारी के कारण उनकी उम्र कम हो जाती है और इस बीमारी को हम ब्लैक लंग्स की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्लोम गोलाणु रुणता बीमारी के कारण कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और इस बीमारी को हम ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहते हैं। आपके एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 71, बी दी आपको अनुच्छेद 72, सी दी आपको अनुच्छेद 73 और डी दी आपको अनुच्छेद 74।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 72वां अनुच्छेद है आपका, इसके तहत राष्ट्रपति माफ़ी देने के लायक होता है। यानी कि कोई अपराधी होता है, अगर वो समय याचना करता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसकी सज़ा को कम कर सकता है या फिर उसे माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति का क्षमादान आपका अनुच्छेद 72 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी दिया आपको भारत अल्पसंख्यक आयोग, सी दिया हुआ आपको राष्ट्रीय महिला आयोग और डी दिया आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका भारत के संविधान में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो था आपका, इसे भारत के संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी। ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, बी दिया हुआ है केरल, सी दिया हुआ है तमिलनाडु और डी दिया आपको आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में आपका पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पहली बार वोट डालने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी आपकी, वो कहाँ पे यूज़ की गई थी, केरल राज्य में। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहला राज्य आपको केरल था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसमें से दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका भारत की समेकित निधि, बी दिया आपको राज्य की समेकित निधि, सी दिया हुआ आपको भारत की आकस्मिक निधि और डी दिया आपको राज्य की आकस्मिक निधि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की समेकित निधि से आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन आपको भारत राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको बोल देता कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है, तो आपका आंसर होता भारत की समेकित निधि। ठीक, इसमें से आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है। पर ये आपकी बात हुई है राज्यों की। ठीक, उच्च न्यायालय कहाँ पे होता है आपका, राज्यों में होता है, यानी कि राज्यों के लिए होता है। हर एक राज्य के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय बनाया हुआ है, तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो राज्य की समेकित निधि में से दिया जाएगा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बोले तो उसके जजों का जो वेतन है वो भारत की समेकित निधि में से दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। ऑप्शन ए है प्रस्ताव द्वारा भारत की संसद, बी दिया आपको चुनाव आयोग, सी दिया आपको संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, डी दिया हुआ आपको चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति ये फैसला लेता है कि ये राज्यसभा का सदस्य आपका अयोग्य है, ये सदस्य बनने के लायक नहीं है। ठीक, और इस राज्यसभा के सदस्य की योग्यता आपको पता है कि उसको 30 वर्ष का होना ज़रूरी है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे कुछ 3-4 पॉइंट है इसके राज्यसभा के लिए। और लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 होती है और राज्यसभा के लिए आपकी 30 होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, जो राष्ट्रपति है उसके लिए 35, जो राज्यपाल है उसके लिए भी 35। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। प्रधानमंत्री नियुक्त होने की न्यूनतम आयु कितनी है, वो भी 25, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, वो आपका लोकसभा या राज्यसभा में से चुना गया व्यक्ति होता है। तो मान लो उसकी न्यूनतम आयु आपसे पूछी गई, तो लोकसभा में से चुना गया तो उसकी न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष ही आएगी। यानी कि प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, डाइट किस देश की संसद का नाम है। ऑप्शन ए है आपका जापान, बी दिया हुआ है फ्रांस, सी दिया हुआ है स्पेन और डी दिया हुआ है आपको इटली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जापान की संसद है इसे हम डाइट बोलते हैं। ठीक, डाइट नाम है जापान की संसद का। ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की संसद का नाम आपका डाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका 323 में, बी दी आपको 324, सी दिया हुआ है 325 और डी दी आपको 326 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 326 में आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में आपका भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। 326 अनुच्छेद में है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, बी दी आपको सुप्रीम कोर्ट का रिटायर कोई भी न्यायाधीश, सी दी आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी दी आपको भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का चेयरमैन कौन हो सकता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो आपका मुख्य न्यायाधीश यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है और उसकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, वो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों के यातायात का निषेध से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 21, बी दिया हुआ अनुच्छेद 22, सी दिया हुआ अनुच्छेद 23 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 24। तो कौन सा अनुच्छेद है जो मनुष्यों को यातायात का निषेध करता है, यातायात चलाने पर निषेध करता है? ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अनुच्छेद 23 है आपका, ये मनुष्यों में यातायात का निषेध करता है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23, ये मनुष्यों के यातायात का निषेध से संबंधित अनुच्छेद है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1959, बी दिया हुआ 1961, सी दिया हुआ 1963 और डी दिया आपको 1965। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन ए आपका यूनाइटेड प्रोविंस, बी दिया आपको वेस्ट बंगाल, सी दिया आपको द बॉम्बे प्रेसिडेंसी और डी दिया आपको पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे ये वेस्ट बंगाल से संविधान सभा में चुने गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको। भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए है आपका बी आर अम्बेडकर, बी डी आपको सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी डी आपको सरदार पटेल और डी डी आपको सरदार बलवंत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान के मसौदे की जांच करने के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष आपका सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 26। प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? ऑप्शन ए है आपका 40वें संविधान संशोधन के तहत, बी है 41वां, सी है 42वां और डी है आपका 44वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना आपकी संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। अगला दिया हुआ है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए आपका 2003, बी दिया हुआ है 2005, सी दिया हुआ 2007 और डी दिया को 2009। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, महिला संरक्षण अधिनियम आपका 2005 में पारित किया, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका बॉम्बे, बी दिया हुआ है इलाहाबाद, सी दिया हुआ है कोलकाता और डी दिया हुआ है को मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मद्रास है आपका ये भारत का पहला नगर निगम है। ठीक है, भारत का पहला सबसे पहला नगर निगम आपका मद्रास में खोला गया था। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको।
किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पिछला क्वेश्चन आपका आया था, वहाँ पे आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन आया था आपका एक कि राज्यसभा का कौन सा अधिकार होता है, उस वहाँ पे आपका आंसर था नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। ये अधिकार आपका राज्यसभा का होता है। ठीक, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए धन विधेयक, बी दिया आपको गैर धन विधेयक, सी दिया आपको नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना और डी दिया आपको संविधान में संशोधन। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो राज्यसभा को अधिकार देता है लोकसभा से भी ज़्यादा, यानी कि एक ऐसा अधिकार है राज्यसभा के पास जो कि लोकसभा से भी ज़्यादा शक्तिशाली राज्यसभा को बनाता है उस टाइम पे फैसला लेने के लिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार आपका राज्यसभा का होता है। ठीक है, ना कि लोकसभा का। यहाँ पे आपकी राज्यसभा लोकसभा से भी अधिक शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, राज्यसभा को अधिकार होता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करे, ना कि लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है आपका राज्यसभा, बी दिया हुआ है लोकसभा, सी दिया आपको योजना आयोग और डी दिया आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है आपका? उपराष्ट्रपति। ठीक, जो उपराष्ट्रपति होता है आपका वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा लेक्चर पूरा हो गया। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हमने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, जो अभी तक आपने अगर उसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विजेज मिलती है। ठीक, आपको वहाँ पे डेली क्विज भी देखने को मिलेगी और आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके है वो आपका वहाँ पे कवर किया जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या कोई डिफेंस लेवल एग्ज़ाम हो जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है, उन सभी की तैयारी वहाँ पे आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली क्विज़ेस मिलती है, डेली बेसिस पे। ठीक, सुबह आपका 8 बजे से स्टार्ट होती है क्विज़, जो दोपहर 12 बजे तक चलती है, और फिर शाम को 5 बजे से स्टार्ट होती है, जो कि आपकी 11 बजे तक चलती है बैक टू बैक। ठीक है, जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वहाँ पे आपको मैथ्स की और रीजनिंग की क्विज़ेस भी देखने को मिलेगी और इंग्लिश की भी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपकी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।